Hello, everybody. A very warm good afternoon to all of you. I hope you guys are doing good and preparing for your exams with full vigor and vitality. I welcome you all on this amazing platform of PW Design and ARC in Design Fast Track Batch, where today we are looking forward to solving some questions based on reading comprehensions. Let's get started with that. But before that, quickly tell me in the comment section if I'm perfectly audible and visible to you. If you see any discrepancies, report ASAP. Start करते हैं आज का सेशन everybody. Okay. सो बच्चा पार्टी सबसे पहली चीज तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो कि इंग्लिश सेक्शन में आता क्या क्या है एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कवर. ठीक है, देखिए आपका एनआईटी का एग्जाम हो चुका है और एनआईटी के एग्जाम में अब की बार जीएटी पोर्शन नहीं आया है, सबसे पहली चीज. सेकंड, अब हमारा होने वाला है यूसीड एग्जाम, जहां पर एमएसक्यू सेक्शन में आप लोगों से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है. नेक्स्ट फिर आता है हमारा निफ्ट का एग्जाम. यहां पर 40 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के. अब जो ये 40 क्वेश्चंस हैं, इनमें आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, रीअरेंजमेंट, ये क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में मिलते हैं. आई होप ये क्लियर है. अब हम एक एक करके समझेंगे कि क्या एग्जाम की नीड्स हैं और कैसे हमें कवर करना है. ओके, सबसे पहली चीज बच्चा पार्टी, जो आपका इंग्लिश का सेक्शन है उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये आपकी प्रोफिशिएंसी चेक कर सके इंग्लिश लैंग्वेज में. राइट. अब यहां पर जो सबसे पहला पोर्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वहां पर आपके पास पैसेजेस होंगे. क्या वर्ड लिमिट है? 250 टू 500 वर्ड्स के पैसेजेस. और जो आपके ये पैसेजेस हैं ये होने वाले हैं हिस्ट्री बेस्ड, पॉलिटिकल पैसेजेस हो सकते हैं, एनवायरमेंट रिलेटेड, साइंस एंड टेक से रिलेटेड. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड भी पैसेजेस पूछे जा सकते हैं. अब यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो हमारे पास बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस हैं. यहाँ पर एक थीम से रिलेटेड, टोन से रिलेटेड, ठीक है, दो तरीके से मेंशन है. बट यहाँ पर मैं आपके पास क्वेश्चंस भी मेंशन कर देती हूं कि हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे इन्फ्रेंस, conclusion, assumption, retrieval, मतलब डिटेल ओरिएंटेड क्वेश्चंस. ठीक है, इसके अलावा मेन आइडिया, मेन आइडिया के अलावा थीम, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है. इसके अलावा पर्पस का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और टोन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं. सो ये बेसिक जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आता है. राइट. मैम यूसीड में सिर्फ रीडिंग सेशन आएगा? यस. शिवांशु, एमएसक्यू सेक्शन में सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा. लेटरल एंट्री पेपर में निफ्ट में कैसे आएगा मैम? तनिष, वट एवर दैट आई हैव टोल्ड यू दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट. अब ग्रामर और यूसेज. यहां पर अगर मैं ग्रामर की बात करूं बच्चा पार्टी, तो आपसे यहां पर सेंटेंस में एरर कहाँ है, ठीक है, रॉन्ग वर्ड या इनकरेक्ट वर्ड यूसेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर. और यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, जहां पर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब,
कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन। इसके अलावा टेंसेस, वॉइस, स्पीच। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आता है वोकैबुलरी। बच्चों पांची, वोकैबुलरी में आपसे एग्जाम में सिनोनिम, एंटोनिम, इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलावा यहां पर आप लोगों से इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। नेक्स्ट, आप क्रिटिकल रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहां पर एनालिसिस के अंदर ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन, इवैल्यूएशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉजिकल फैलेसीज में यू विल हैव टू यूज क्रिटिकल रीजनिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए अब बच्चा पार्टी, अब पहला क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर। तो सबसे पहली चीज, यू नीड टू रीड क्वालिटी कंटेंट, यू नीड टू एंगेज योरसेल्फ विद अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे एफिशिएंट मेथड्स हैं, बट सबसे ज्यादा अच्छा मेथड रीडिंग है। सो यू नीड टू एंगेज विद अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट, जो इंक्लूड करता है न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, नॉवेल्स, एकेडमिक आर्टिकल्स। सबसे पहले अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं तो आप इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू या फिर हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, ये इंक्लूड कर सकते हैं एज पर योर करंट प्रोफिशिएंसी लेवल। एंड इफ यू कैन नॉट रीड द होल न्यूज़पेपर, यू नीड टू ट्राई रीडिंग एटलीस्ट 4 different types of articles from the editorial section. Now talking about the magazines, you can read National Geographic, Outlook, Hindu Weekly, Reader's Digest, Down to Earth, India Today, The Week, ठीक है। ये सभी मैगजीन्स हैं जो आपको प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। इसके अलावा if you are looking forward to reading non-fiction books, my dear students, then Man's Search for Meaning by Viktor Frankl is a brilliant book. इस बुक के अंदर एक बहुत प्यारी सी लाइन है that says, he who has why to live for can bear anyhow. इसका मतलब है अगर किसी को अपने गोल्स अचीव करने हैं, that person is not going to leave any stone unturned to do that. Next, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट बुक की, that is Sapiens. अगर आप ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेटेड अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, या फिर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस है कि रिलीजन कैसे बना, क्या होता है, राइट, तो उन सब के जवाब आपको इस बुक में मिलेंगे। नेक्स्ट, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग, एटॉमिक हैबिट्स, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। All these books that I've mentioned over here are important to read. I have already read them. All the strategies that I'm telling you today are time-tested ones. So you can actually utilize it for the best results. अगर बच्चा पार्टी आपको फिक्शन रीड करना है, सो कंटेम्प्रेरी फिक्शन में यू कैन रीड काइट रनर एंड द एल्केमिस्ट। ओके, नेक्स्ट अगर आपको मिस्ट्री थ्रिलर तो अगाथा क्रिस्टी इज देयर, मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉइड एंड देयर वर नन, और पॉला हॉकिंस की द गर्ल ऑन द ट्रेन। दीज आर सम बुक्स दैट यू शुड रीड। नेक्स्ट, क्लासिक लिटरेचर में टू किल अ मॉकिंग बर्ड, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, Jane Eyre by Charlotte Bronte, Hard Times by Dickens, Pride and Prejudice by Austen, Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald. These are the books that you should prioritize reading. Okay. Now, dear students, I have mentioned to you all a list of books. अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे कवर करना है, तो एक बार वो भी बात करते हैं। देखिए, जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर करने की बात करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मैप योर स्ट्रैटेजी। तो वो बेसिक स्ट्रैटेजी है क्या, एक बार पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज ना, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट योर टारगेट्स प्रॉपरली। ठीक है, हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप आता है दैट इज PYQ एनालिसिस। आपको क्या करना है, पिछले 5 साल के पेपर उठाने हैं, जो जो रिपीटेड सेक्शन है उसको अलग से लिखो। ठीक है, इसके अलावा रिपीटेड सेक्शंस जो भी आया है, और अगर कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन कहीं आया है, नोट डाउन दैट टॉपिक एज वेल। अब आपको करना क्या है, आपको ये दोनों टॉपिक्स
कॉम्प्रीहेंसिवली क्लियर करने हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आपका सिलेबस है वो क्या है, ताकि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सको। सबसे पहला स्टेप तो रहने वाला है आपका पीवाईक्यू एनालिसिस। नेक्स्ट स्टेप रहता है एक टाइम टेबल डेवलप करना। टाइम टेबल के साथ साथ यहां पर चाहिए आपको एक स्ट्रैटेजी। देखिए, आपका टाइम टेबल एप्ट टाइम टेबल होना चाहिए, और जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक होनी चाहिए। यू कैन नॉट कवर एवरीथिंग एवरी डे, यू नीड टू गो चंक्स बाय चंक्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो इट वुड बी गुड। अब दो तरह से स्टूडेंट्स हैं, एक जिन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है, उनके पास ज्यादा टाइम है दिन में देने का, तो वो 2 से 3 घंटे न्यूज़पेपर रीड करके, ठीक है, थोड़ी देर वर्ड पार मेड इजी सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो अभी स्कूल गोइंग है, उनके पास 3 से 4 घंटे ही है, तो 1 घंटा रीड करो, 2 घंटे क्लास देखो अपनी, उसके बाद डीपीपी सॉल्व करो और एनालिसिस करो। दैट विल हेल्प यू हियर। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है, अगर आपको अपने बेसिक्स पर काम करना है, ठीक है, बेसिक्स में मैं बात कर रही हूँ फाउंडेशन बिल्डिंग की, कि आपको अपने जो नींव है वो स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाउंडेशन बिल्डिंग है बच्चा पार्टी, इसमें आपको क्लासेस देखना बहुत जरूरी है, नोट्स कवर करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर बुक्स हैं जिसको आप रेफर कर रहे हो, आप वो भी कवर कीजिए। ठीक है, अब ये तो है बेसिक्स, अब बारी आती है प्रैक्टिस की। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास डीपीपीज है, ठीक है, जो आपको हेल्प करने वाली है। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट देना बहुत जरूरी है। सेक्शनल टेस्ट के साथ साथ हमारे पास मॉक टेस्ट भी आते हैं, और वो भी देना बहुत जरूरी है। बच्चा पार्टी सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी है, एनालिसिस भी जरूरी है। एनालिसिस क्या कहता है कि आपको ये देखना है कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कौन से क्वेश्चंस ठीक हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर एनालिसिस में अगर आपका कोई क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, तो आपको देखना है कि क्या वो गेसवर्क है या फिर वो श्योर ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाता है तो उसका रीजन ढूंढो कि क्यों हुआ है वो गलत, राइट। आपको यहाँ पर देखना है कि क्या आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आई, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए, एलिमिनेशन नहीं आता, दैट ओके। अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है तो क्या टाइम कंस्ट्रेन के वजह से छूटा या आपको आता नहीं था? एक बार अगर आपको ये 3 से 4 चीजें क्लियर हो जाएंगी, देन इट विल बी गुड फॉर एवरीबडी। ओके, सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। इसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ, अपनी प्रिपरेशन को मैप करने के लिए आप डेली गोल्स लिखना शुरू करो, कि आज मैं दिन में उठ के पहले न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, फिर मैं क्लास देखूंगा, फिर मैं डीपीपी करूंगा, और शाम को प्रैक्टिस और एनालिसिस करूंगा। और फिर आप रात को सोने से पहले देखिए कि क्या क्या आपने किया है, कितना कंप्लीट हुआ है। दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट विल हेल्प यू वेरी मच। रही बात इंग्लिश की, सबसे पहली चीज यहाँ पर नाउ आई एम चेंजिंग द पेन, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी मेन स्ट्रैटेजी और कौन सी टॉपिक स्ट्रैटेजी। सबसे पहला चीज, इंग्लिश में यू नीड टू रीड quality content, engage with a variety of text, start with newspaper, then move on to novels। पता है, मेरे एक प्रोफेसर थे, वो बोला करते थे कि एक इंसान की रीडिंग लिस्ट में ना 3 तरह की किताबें आनी चाहिए। पहली उनकी टेक्स्ट बुक, दूसरा न्यूज़पेपर ताकि पता चले इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तीसरा इंटरेस्ट रिलेटेड बुक्स, या फिर जैसे कोई बुक बेस्ट सेलर बन गई है तो हमेशा वो इंक्विजिटिवनेस, वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये बुक बेस्ट सेलर क्यों बनी है, ऐसा क्या है इस किताब में कि इसको 10 लाख लोगों ने रीड कर लिया। बाय इट, रीड इट, फॉर्म योर पर्सपेक्टिव्स। तो सबसे पहला रीड, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं एक एक करके बात करूंगी। जो बच्चे वोकैबुलरी को इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले बच्चा पार्टी आपको क्या करना है, आप जब भी आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है ना, उसको कॉन्टेक्चुअली समझने की कोशिश करो कि इस वर्ड का एज पर द पैसेज, एज पर द सेंटेंस क्या मीनिंग रहने वाला है। कॉन्टेक्चुअल के बाद जो नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी में, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के अलावा, दैट इज गोइंग टू बी आफ्टर द कॉन्टेक्चुअल इज एक ना 1000 वर्ड थ्योरी है, ठीक है। 1000 वर्ड थ्योरी कहती है
कि अगर आपको किसी भी लैंग्वेज के 1000 शब्द आ गए ना, तो बाकी सारे शब्द उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। सुनने में 1000 बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहें एक पॉकेट डायरी की मदद से, या फिर आप इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहें फ्लैश कार्ड की मदद से, तो आप इजीली कर पाएंगे। आपको करना क्या है, आपको एक ऐसे फ्लैश कार्ड लेना है, यहां पर उसका डिफिकल्ट वर्ड, यहां उसके सिनोनिम, यहां उसके एंटोनिम, और यहां एक सेंटेंस। ठीक है, जैसे आपने एक सेंटेंस पढ़ा, द गेर्यूलस होस्ट डोमिनेटेड द शो। नाउ यू आर नॉट अवेयर व्हाट गेर्यूलस इज, लुक फॉर इट्स मीनिंग इन द मेरियम वेबस्टर और इन द डिक्शनरी। यू फाउंड आउट इसका मतलब होता है टॉकेटिव। इंस्टेड ऑफ राइटिंग टॉकेटिव, राइट वर्बोस एंड लोकेशियस, so that when you review it you have different words adding to your vocabulary. Okay, in antonym you can write reticent, taciturn, silent, shy, and then you can write a sentence. If on daily basis you are writing 4 words, my dear students, right, so daily basis पे आपने 20 शब्द नए सीखे हैं। 20, 1000 divided by 20 is 50। आपने 50 days के अंदर 1000 word theory पर काम किया है, right? अब नेक्स्ट, इसके अलावा देर इज अ बुक बाय द नेम वर्ड पावर मेड इजी। ये बुक है नॉर्मन ल्यूइस की। आप ये बुक भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें 46 सेशंस हैं। आप डेली बेसिस पर एक एक दो सेशन लगाओ, डू नॉट ओवरडू। जो भी नए वर्ड्स आते हैं उन सभी नए वर्ड्स को रीड करो, सेंटेंसेस बनाओ, एंड दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास कहीं पर भी कोई भी न्यू वर्ड आता है, ठीक है, तो उस नए शब्द को याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले उसको आप पिक्चर से रिलेट कर सकते हो। अगर आप उसको पिक्चर से रिलेट नहीं करना चाहते तो आप उसका एक सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, तो ये 2 चीजें अच्छी हैं, राइट। अब नेक्स्ट, थर्ड रहता है हमारे पास ग्रामर। ग्रामर के लिए बच्चा पार्टी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो आप रेन एंड मार्टिन या कोई और स्टैंडर्ड बुक से रीड कर लो। अदरवाइज आपकी वाईटी पर एक ग्रामर मेड सीरीज करके मैंने सीरीज स्टार्ट की है, आप वहां से भी ग्रामर कवर कर सकते हो। रही बात रीअरेंजमेंट की, वो आप विद रीडिंग स्ट्रक्चरिंग समझ जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करती हूँ। अब जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना नहीं शुरू किया है उनके लिए, if I have to give you all some homework, the first homework is going to be read newspaper and one essay on daily basis from Yon. सेकेंड रहने वाला है एक पॉकेट डायरी लो, उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स लिखना शुरू कर दो। आपका निफ्ट एग्जाम 8 फेब को है। 8 फेब तक आप बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। आई होप यहां तक आई एम क्लियर। अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आया है तो आई वुड वॉन्ट यू टू डिस्क्लोज इट टू मी एसएप, ताकि हम उसको डिस्कस कर सके। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी एक्टिव इन द क्लास so that we can have an immersive session, right? If you people are not going to reply, if you people are going to sit quietly, then it won't help you, right? It is important to have an interactive session so that we can discuss all your doubts, all your questions, all your problems in the session. Am I clear to everybody? Any doubts, any questions, anybody, anything that you people have to ask, please tell. किसी को कुछ पूछना है बच्चा पार्टी, कोई क्वेश्चन? Any questions, anything, anybody? Dear students, is it clear to all? अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछिए, या शैल आई कंसिडर कि सबको सब समझ में आ रहा है? यूसीट के एग्जाम के लिए बच्चा पार्टी राम तेजस, यूसीट के एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, राइट? और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कवर करना, और आज की क्लास में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कवर कराया जाएगा, प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। ठीक है,
Ma'am, can we clear now? Yes, if you work hard, you will. How to practice grammar part? Ankita, I'll be taking your sessions. Otherwise, some sectional tests are available to you. You can take that as well. Okay? Chalo. Now we'll talk about reading comprehension. Reading और comprehension दो अलग अलग words हैं. Reading का मतलब है understanding the words. Comprehension का मतलब है applying the logic, interpreting, analyzing it. Okay? So entrance exam में इस तरीके से सेक्शन को बनाया गया है कि वो आपकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजाइन एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, ये सब अच्छे से समझे. जो आपका इंग्लिश सेक्शन या वर्बल एबिलिटी सेक्शन है यूसीट एग्जाम का, वहां पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है और निफ्ट के पेपर में भी 2 पैसेजेस आते हैं जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं. राइट मैम, न्यूज़पेपर के अलावा कुछ और पढ़ सकते हैं. ऋषिका, आई गेव यू अ लिस्ट of fiction, non-fiction books, essays to read. I also told you the website. So these are some sources that you can look forward to. अब यहाँ पर सबसे पहली चीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी चेक की जाती है. देखिए, वैसे लैंग्वेज बहुत सिंपल हो सकती है, बट कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड कर दिए जाते हैं जिससे कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट, आपकी सर्चिंग लॉजिकल एबिलिटी. अगर मैं बोलूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक तरीके से ओपन बुक टेस्ट ही तो है ना बेटा. आपके पास पैसेज भी है वहीं, आपके पास क्वेश्चंस भी है वहीं. All you need to have is a skill set that will help you, right, finding those answers, ताकि आप incorrect answers को eliminate करके आप correct तक पहुंच सके. Right, knowledge on multiple topics so that you familiarize yourself with the content of the passage as it can boost the confidence. Then patience and time management is another thing, because a lot of students consider reading a sleeping pill, and when they read passages they actually lose interest and are distracted easily, because of which they fail in answering the questions correctly. So these are certain things that I'm looking forward to everybody कि आप इन सभी चीजों पर काम करें ताकि आप इस इजी सेक्शन में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर सके. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है. मैम, न्यूज़पेपर, मैम आई एम वीक इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्या डेली रीडिंग पैसेजेस से इंप्रूव होगा? यस श्रवणी, जरूर इंप्रूव होगा बेटे. अब नेक्स्ट देखो, स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है. क्वेश्चन फर्स्ट स्ट्रैटेजी. यू नीड टू रीड द क्वेश्चंस बिफोर द पैसेज, देन यू नीड टू रीड द पैसेज इन डिटेल and focus on the key details. Now you need to answer the questions using grounds of elimination. You do not have to think and keep a track of time. Now there are multiple things in it. You can read the questions easily. I can understand that. Now there's one thing, reading the passage in detail. Let's talk about it. There are some do's and don'ts of reading the passage in detail. The first do is going to be, you need to actively focus. You need to map the structure and underline the key points. आपको जो भी डिटेल्स हैं, जो भी फ्लो है, उसका ध्यान रखना है. Refer back to passage. Make sure that your answers are based on the text. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट, अगर मैं डोंट्स के बारे में बात करूं तो देखिए, आपका जो पैसेज है वो ऐसे होगा. यहाँ पे पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, यहाँ क्वेश्चन 2 है और यहाँ क्वेश्चन 3. बच्चे ने क्या किया, पहला पैराग्राफ पढ़ा, आखिरी पढ़ा, बीच की सारी इंफॉर्मेशन एज्यूम कर ली और जाकर इधर आंसर करना शुरू कर दिया. ये बहुत गलत टेक्निक है. अगर आप ऐसा करेंगे यू विल फॉर श्योर लूज मार्क्स. नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे स्किम करके रीड करते हैं जिसके वजह से दे मिस ऑन इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, डू नॉट एज्यूम आंसर्स विदाउट रीडिंग फुली. A lot of students are actually answering the questions based on assumptions and emotions, which should not happen. Next, बहुत सारे बच्चे पहला पैराग्राफ पढ़ा, उनको लगा यही आंसर है, जाकर टिक मार्क कर दिया. अरे पूरा पढ़ो, comprehensively read it. What if there's an information in the end जो add on कर रही है to the answer, right? So this is also very, very important. There are some breaker sentences and a lot of students actually get lost onto those breaker sentences. So it's very important for everybody to understand कि जब भी आपके पास ऐसे टफ वर्ड्स आए, ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स आए, तो आप लोग अच्छे से उन वर्ड्स को समझें,
एक दो बार रीड करें. अगर आप उन वर्ड्स को 3-4 बार रीड करेंगे तो आपको लगता है आपको समझ में आएगा. एक बार रीड करो, दूसरी बार रीड करो, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू समझने की कोशिश करो. अगर आपको स्टिल नहीं समझ में आ रहा है ना, then skip it all together and move on to the next portion. Okay, if you are going to get stuck on these difficult words and you will reread, regress more and more, you will not understand a single word. Okay, so these are some do's and don'ts of reading that will help you understanding कि passage में करना क्या है. Okay, अब next आता है underline key points. कौन से की पॉइंट्स है, क्या की पॉइंट्स ये जानते हैं. हमारे पास डायमेंशंस है कॉम्प्रिहेंशन में. पहले है बेसिक डायमेंशन. सबसे पहला आता है वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट एवरी वर्ड कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स. ओके, you need to see how it is used. In vocabulary in context questions, my dear students, you do not need to go by the dictionary meaning. You need to actually understand the meaning of the word as per the context, as per the passage. You need to understand the functioning of the word. And in order to do so, you need to know how is it acting. What is the purpose of the word? Example लेते हैं. If I say, I have an account at this bank, or I say, I sat near the bank and enjoyed the beautiful moment, right? So both the banks have different meanings. One is financial institution and the other is river bank, right? So in order to know the differences between the two words and their usage, you need to know the context, because every word changes its meaning as per the context. और अगर आपको वो नहीं समझ में आया है, then it is going to be problematic. एक और एग्जाम्पल देते हैं इसका. मैं बोलूं, I got perplexed when my brother tapped my shoulder suddenly in the kitchen. यहाँ पर what is perplexed? You have 4 options. I'll give you poll for this. I got perplexed when my brother tapped my shoulder suddenly in the kitchen. What is perplexed? Confused, shocked, afraid या anxious? Done with it? Okay. Let's decode the sentence. I'm standing here. My brother comes, dabs me. मम्मी को जब मम्मी काम करती है किचन में, करते हैं ना ऐसे पीछे से जाके धप्पा कर देते हैं. What is the reaction? Shocked. Not confused. Shocked. So यहाँ पर the correct answer should be option B. But बच्चा पार्टी, अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग से जाऊं तो परप्लेक्स्ड का मतलब एक्चुअली चारों हो सकता है. डिपेंड करता है कैसे यूज हुआ है, राइट? सो वील चूज ऑप्शन नंबर बी एज आवर आंसर हियर. So it is important for everybody to understand the usage of multitude of words in any passage if you are looking forward to decoding it properly. The next aspect that you have is main idea. Main idea is that core message. जब भी आप रीड करें, आप अपने आप से पूछें, what is the author saying?
What's the author saying? पैसेज उठाया, रीड किया, पहला क्वेश्चन ऑथर क्या कह रहे हैं, दैट इज मेन आइडिया। वो कोर मैसेज पैसेज का, कि आपके ऑथर कहना क्या चाहते हैं, दैट इज मेन आइडिया। जितने भी एग्जाम्पल्स है, फैक्ट्स है, एक्सप्लेनेशंस है, कॉन्ट्रास्ट है, सिमिलैरिटीज है, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं एक ब्रॉड आइडिया को, दैट इज मेन आइडिया। एग्जाम्पल देखो, एक पैसेज है, फिर पहला पैराग्राफ ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन दे रहा है, दूसरा है जो कॉजेस के बारे में बताता है, तीसरा है जो इफेक्ट्स बताता है, चौथा वेज और मेथड्स, जो इंप्रूव करेगा। ठीक है, समझ में आया? पैसेज 1, यहां पर ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन, ये कॉजेस, ये इफेक्ट्स, ये वेज मेथड्स, ये कैसे इंप्रूव होगा। ये चारों के चारों करते क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो बच्चा पार्टी, यहां पर आपके पास जो मेन आइडिया है वो क्या है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो बच्चा ये आपको समझ में आना चाहिए और आपको ध्यान रखना है कि मेन आइडिया वो आपका कोर मैसेज है, राइट। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है, आपके मेन आइडिया को कौन सी डिटेल्स सपोर्ट कर रही हैं, जैसे क्या फैक्ट्स है, क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या इलस्ट्रेशंस हैं, क्या रीजंस हैं जो एक्सप्लेन कर रहे हैं या स्ट्रेंथन कर रहे हैं हमारे मेन आइडिया को। ठीक है, अब यहां पर दीज हेल्प आंसर हाउ एंड व्हाई क्वेश्चंस, कि कोई भी काम कैसे हुआ, क्यों हुआ, दैट इज योर सपोर्टिंग डिटेल, जो एक्सप्लेन कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है चीजों को। आई होप क्लियर है मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। अगर किसी को इधर कोई भी डाउट है ना, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। क्लियर है बच्चा पार्टी? ये एनी क्वेश्चंस है? समझे? नेक्स्ट देखो, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। फैक्ट्स वो इंफॉर्मेशन है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, राइट, कि ये सही है या गलत है, कि क्या ये इंफॉर्मेशन सही है या क्या ये इंफॉर्मेशन गलत है, राइट। एसबीआई इज इंडियाज लार्जेस्ट बैंक, ये हम पता लगा सकते हैं एसबीआई की एसेट होल्डिंग से, राइट। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड कि फैक्ट मतलब एक इंफॉर्मेशन जिसको आप ही गलत प्रूफ करेंगे। ओपिनियन क्या है, आपका पर्सपेक्टिव, जो आपके एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जो आपके पर्सनल व्यूज को दिखलाता है। एसबीआई बेस्ट बैंक है, तो यहाँ पर बेस्ट बैंक बोलना एक पर्सनल व्यू है। यहां पर आपको वैल्यू लेडन वर्ड्स मिलेंगे, जैसे बेस्ट, वर्स्ट, अमेजिंग। आई होप ये क्लियर है, समझ में आया है सबको? अगर किसी को यहां पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए। क्लियर है? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस है? क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगली चीज आती है इन्फ्रेंस, अजम्पशन, कंक्लूजन। इन्फ्रेंस है क्या, लॉजिकल गेस जो क्लूज पर बेस्ड है। जैसे मैं बोलूं ग्राउंड इज वेट एंड पीपल आर कैरिंग अम्ब्रेलास, तो यहां पर बच्चा पार्टी ग्राउंड गीला है, राइट, और लोग अम्ब्रेलास लेकर जा रहे हैं, तो क्या चीज हो सकती है, बारिश,
क्या कहीं पर ऐसे डायरेक्टली लिखा गया है कि बारिश हुई है? नो। सो इन्फ्रेंस का मतलब है वो चीज जो आप समझते हैं आफ्टर रीडिंग व्हाट इज गिवन टू यू। ठीक है, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत सारे लोग जो ट्रैवल करते हैं, ट्रिप्स पर जाते हैं, वो प्लान करते हैं अपना रास्ता मॉर्निंग का। क्यों? क्या रीजन है मॉर्निंग में निकलने का? ट्रैफिक कम मिलेगा। क्या ये चीज कहीं पर मेंशन्ड है? नो, बट ये लोगों को पता है फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। सो इन्फ्रेंस इज समथिंग दैट इज not directly mentioned, but you understand the information given to you and then you are going to process it properly and you are going to come to your derivations. Okay? जैसे अगर गीला है सब कुछ बाहर, ठीक है, लोगों के पास अम्ब्रेला है, तो बारिश हुई होगी, राइट? ये एक मेजर चीज हम बोल सकते हैं। अब एजम्पशन वही है भाई जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी है कि निफ्ट और यूसीट का एग्जाम इजी आएगा। समथिंग दैट यू टेक फॉर ग्रांटेड विदाउट नोइंग द रियलिटी। एग्जाम्पल देती हूँ, एक बच्चा है जिसको लगता है सभी डॉग्स फ्रेंडली हैं, तो उसने जाके क्या किया, पड़ोसियों के रोट व्हीलर से पंगा ले लिया और उसके साथ खेलना शुरू किया, और पड़ोसियों के रोट व्हीलर ने उसको बहुत गंदा काटा। तो ये तो अजम्पशन थी ना इस बंदे की कि डॉग्स आर फ्रेंडली, क्यों छेड़ा उसने रॉट व्हीलर को, राइट? सो अजम्पशन इज समथिंग दैट यू टेक फॉर ग्रांटेड विदाउट नोइंग द रियलिटी। ओके, नेक्स्ट इज कंक्लूजन, द फाइनल जजमेंट, जो आप रीजनिंग के बाद समझते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, अ थ्योरी इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। आई होप क्लियर है तीनों चीजें विद एग्जाम्पल्स। अगर किसी को यहां पर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, तो I would request you to let me know so that I can explain it again. Any doubts, any questions, anybody? Any doubts? Questions, anybody? Do you people have to ask anything? Okay. Now comes another important dimension, and that is advanced dimensions. And here we talk about purpose. तनिष्क, इन्फ्लुएंस का मतलब है, देखो, इन्फ्रेंस मतलब कोई भी चीज जो डायरेक्टली मेंशन नहीं है बट आपने पढ़ा और आपको समझ में आ गया, ऐसा होता है। कंक्लूजन हमारे पास डायरेक्टली मेंशन्ड होते हैं। ये एंड प्रोसेस है किसी भी लॉजिकल थिंकिंग का, ठीक है? सो इन्फ्रेंस क्या है कि आपके पास ना डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं है ये चीज, बट ये आप समझते हैं एज पर द इंफॉर्मेशन, एज पर द एग्जाम्पल्स गिवन टू यू। तनिष्क, एक एग्जाम्पल देती हूं बेटा। एक लेडी है, उसने रेड कलर का सूट पहना हुआ है और वो पढ़ा रही है विद दैट चूड़ा इन हैंड। आपको क्या लगेगा कि मैरिड है, राइट? क्योंकि दीज आर द साइंस। ओके, अब क्या कहीं पर लिखा हुआ है उसने ऐसे इधर एम आई मैरिड? नो, but these are the signs by which you understood something. So something is not directly mentioned to you, but you understood it looking at the evidence. एक और example, if I have a baby in my hand, I'm caressing the baby, I'm loving it, playing with it, feeding him or her, what will you think? I'm the mother of the child. मेरा बच्चा है,
right? That is called inference, where something is not directly mentioned to you, but you understand it as per the evidences and information given to you. Okay? अब next आता है हमारे पास assumption, something that you take for granted. ऋषिका, डिपेंड करता है ना इंस्टेंस बेटा, है ना. अजम्पशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. कोई भी चीज जो आपने मान ली है ऐसे ही बिना सोचे समझे और बिना ये पता लगाए कि ये चीज सच है या नहीं. कुछ बच्चों को अभी लग रहा है निफ्ट का एग्जाम इजी आएगा. क्या आपके पास कोई प्रूफ है? नो. मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एक इंसान है, उसको लगा सभी कुत्ते फ्रेंडली है, उसने जाकर पड़ोसियों के रोड व्हीलर को छेड़ा, उसने उसको काट लिया. एजम्पशन थी ना, ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली, राइट. कंक्लूजन होता है एंड प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, where the final judgment, the final reasoning is directly mentioned to you. Tanishq and Rishika, am I clear to you? या अभी भी आप लोगों को डाउट्स है? अगर अब भी नहीं समझ में आया है तो बताओ, I'll explain it again. Any doubts, dear students? Any questions, anybody? Anything do you have to ask? पूछना है किसी को कुछ? Any questions? Do you people have to ask anything? Next. Now we are talking about advanced dimensions of reading comprehension, where we are dealing with the purpose. Purpose क्या होता है? Objective goal. Why is the author writing it? What is the purpose? Right? क्यों लिख रही हैं? जब भी आप कोई भी पैसेज पढ़ते हैं, हम सबसे पहले पूछते हैं what is the author talking about? That is main idea. How and when is talking about is supporting detail. Why is he talking about it? What is the main goal? What is the objective that he or she is trying to achieve by writing this? इसको बोलते हैं purpose. और अगर आपको purpose समझ में आ गया है तो मतलब comprehension, inference is clear to you. क्या क्या पर्पस हो सकता है? आपके ऑथर आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं. जैसे आपके ऑथर आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि कैसे ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं, या फिर आपको वो इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि अभी क्या क्या चीजें नहीं हो रही है. शेयरिंग फैक्ट्स, राइट, या आइडियाज न्यूट्रली. यहां पर यू नीड टू सी कि यहां पर आपके ऑथर कोई भी इमोशंस नहीं लेकर आ रहे हैं, सिर्फ फैक्चुअल तरीके से आपको कुछ बता रही हैं. किसी इंसिडेंट पर कोई रिपोर्ट बनाना. नेक्स्ट देखो, टू परसुएड और आर्ग्यू. यहां पर आपके ऑथर का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है और आपके ऑथर चाहते हैं कि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अलाइन कर जाएं. तो यहां पर आपके ऑथर आपके साथ जब बात करेंगे इस टॉपिक की, तो ही विल ट्राई टू कन्विंस यू. और कैसे कन्विंस किया जाएगा? रीजंस के साथ, एविडेंस के साथ, राइट. सो परसुएडिंग एंड आर्ग्यूइंग का मतलब आपके ऑथर एक व्यू पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं रीजंस और एविडेंस के साथ. एन ओपिनियन पीस सपोर्टिंग अ न्यू लॉ, जहां पर वो आर्ग्यू कर रहे हैं, आपको कन्विंस कर रहे हैं कि आप उनकी साइड आ जाएं. यहां पर यू विल सी दैट योर ऑथर विल प्रोवाइड एविडेंस, योर ऑथर इज गिव यू रीजनिंग एज वेल, एंड इमोशंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा आपको मैनिपुलेट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए. समझे? क्लियर है? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट यू पीपल हैव टू आस्क? किसी को कोई अगर डाउट है, क्वेश्चन है तो फिर पूछिए. एनी डाउट्स, एनीबडी? Clear? Next, to analyze or critique. यहां पर there is a complex topic. और इस complex topic का ब्रेक डाउन किया गया है. मतलब जो ये इशू है
इसको एनालाइज किया गया है, ठीक है, कि क्यों हुआ, क्या प्लस माइनस पॉइंट्स है ना, जैसे किसी भी रिव्यू कोई भी पॉलिसी का। नेक्स्ट नैरेट डिस्क्राइब, ठीक है, ओके। In inform and explain, your author will be sharing facts and ideas neutrally. There are not going to be any emotions. For example, your author is telling you how green plants make food through photosynthesis. There will be only facts. Your author's motive is to explain and to inform you people about an event. I hope ये clear है, इतना clear है सबको? Next, अब बारी आती है परसुएड और आर्ग्यू की। यहां पर आपके ऑथर का एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट है, आपके ऑथर चाहते हैं कि आप उनसे अलाइन करें, उनसे एग्री करें। तो यहां पर आपके ऑथर आपको एविडेंस देंगे, रीजनिंग देंगे, इमोशंस के थ्रू आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई भी एक नया लॉ आया है तो एक ओपिनियन पीस जो उसको सपोर्ट करता है, ताकि आप उनकी साइड हो जाएं, उनकी बात माने, उनके पर्सपेक्टिव से अलाइन हो जाएं, कन्विंस हो जाएं। नेक्स्ट आता है एनालिसिस और क्रिटिक। यहां पर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक का ब्रेकडाउन किया गया है। जो ये इशू है इसको अच्छे से एनालाइज किया गया है कि इसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। समझे? क्लियर हुआ या अभी भी डाउट है? Ram and is the name Bishakha. Is it clear now? Any doubts here? Next is narrate. नैरेट किसको किया जाता है? स्टोरी को। याद है जब दादी परदादियां, दादू, नाना नानी वो स्टोरीज नहीं सुनाते थे? एक बहुत बड़ा जंगल था, उस बहुत बड़े जंगल में एक राजा रहता था जिसका नाम था सिंह। एक बार राजा को नेट में पकड़ लिया, तभी वहां पर चूहा आया। तो चूहे ने बोला कि देखो राजा, मैं अब तुम्हारी मदद करने आया हूं। मैंने उस दिन तुम्हें कहा था ना मुझे मत खाओ, मैं बहुत काम का हूं, और तुमने मुझे छोड़ दिया था, तो आज मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो जल्दी जल्दी वो सारा नेट कुतर देता है और फिर सिंह है उसको अपनी कमर पर बिठाकर भाग जाता है। ऐसे हो जाती है स्टोरी खत्म, जहां से हमें पता चलता है हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सो दिस इज नैरेटिंग, टेलिंग अ स्टोरी। And when you tell a story, you focus on the character, you focus on the events, and with character event, you also focus on the background. So these are three things when you are dealing with a story. Okay? पंचतंत्र की स्टोरीज हो गई जैसे। ऐसे ही डिस्क्राइबिंग के अंदर आपके ऑथर क्या करते हैं? सेंसरी डिटेल्स ऐड करते हैं, ताकि हम लोग एक इमेज क्रिएट कर सकें डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज के थ्रू। ओ माय गॉड, स्टॉप। यहां पर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, किस लिए? एक इमेज क्रिएशन में सेंसरी डिटेल्स के थ्रू। आई होप ये क्लियर है, समझ में आया सबको? इफ यू नीड एनी हेल्प, एनी क्वेश्चंस, इफ यू पीपल हैव, प्लीज एड्रेस इट नाउ so that we can discuss it properly here. Do you people have to ask anything, beta? Everything is clear? अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसीलिए पूछ रही हूँ बच्चे, क्लियर है क्या? But I want you to tell me if something is clear or not, so that I can explain it to you. I'm here for you people. I'm here to help you out.
If you people are not going to talk, if you people are not going to address, I will consider everything clear, right? I will move ahead. If you want me to repeat something, if you want me to describe something again, tell me clearly, ताकि मैं बता सकूं. अगर आप लोग ऐसे चुपचाप बैठोगे, मुझे कैसे पता चलेगा बेटा क्या डाउट्स है? आप 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. फिर आता है क्लैरिफाइंग मिसकंसेप्शंस. नाउ देयर आर मल्टीपल मिथ्स, ओके, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिबंक दोज मिथ. फॉर एग्जाम्पल, फ्रीडम ऑफ सी. अभी वापस से पॉलिटिकल मुद्दों के बारे में बात करूं मैं, तो भाई वापस से डिबेट स्टार्ट हो गई है कि 2019 के टाइम जो दिल्ली राइट्स हुई थी, राइट, तो उनके लोगों को बेल क्यों नहीं मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मना कर दिया है उनकी बेल से, इवन दो दे हैव सच ग्रेट एडवोकेट्स वर्किंग फॉर देम, राइट? तो यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच ये एक्सप्लेन करना कि क्या क्या वो लीगली अलाउ करता है. लोगों को लगता है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत गालियां दे सकते हैं. नो, यू कैन नॉट डू दैट. ओके मैम, टेक क्लासेस ऑन जूम सो दैट एवरीवन कैन आस्क इजीली. Typing is difficult. Vishakha, I am going to take a picture of this comment and I am going to forward it to the team and we'll see what they say, right? और फिर उसके बाद I'll inform you, right beta? I'll inform the team regarding the same thing. Now comes the tone of the passage. Okay, what is the tone? Author का attitude, ऑथर का स्टांस, किसको लेकर? टॉपिक को लेकर, कि आपके ऑथर क्या समझते हैं, क्या अप्रोच है सब्जेक्ट मैटर को लेकर, क्या स्टांस है, क्या मूड है, क्या उनकी इंटेंशन है, राइट? यहां पर बहुत सारी टोन्स हो सकती हैं. ओके, हमारे पास सबसे पहले आती है पॉजिटिव टोन. पॉजिटिव टोन का मतलब क्या है? आपके ऑथर ने अप्रूव किया है किसी चीज को, होप दी है, ऑप्टिमिज्म है, और आपके ऑथर सपोर्ट कर रही हैं. यहां पर आपके ऑथर होपफुल हैं, किसी चीज को अप्रिशिएट करते हैं, किसी चीज को एनकरेज करते हैं, ऑप्टिमिज्म शो कर रही हैं. द रिफॉर्म्स हैव क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स. तो यहां पर देखो एक तरीके से होप दी गई है, अप्रिशिएट किया जा रहा है कि जो रिफॉर्म्स हैं उन्होंने नई अपॉर्चुनिटीज बनाई हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, राइट? तो यहां पर वी सी देयर इज पॉजिटिव टोन. I hope this is clear. If you have any doubts related to this slide, quickly ask. Any questions here? Anything you people have to ask? Bacha Party, any question? Is it clear, everybody? I hope this is clear to all. बच्चे इन मिसकंसेप्शंस ना अंकिता क्या होता है, आपके पास ना कुछ मिथ्स है. अपन मिथ्स को ना आपके ऑथर डिबंक कर रहे हैं बाय टेलिंग द ट्रूथ.
तो उसी को बोलते हैं मिसकंसेप्शंस को क्लियर करना। जैसे कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन है कि वो फिगर ऑफ स्पीच के तहत गालियां दे सकते हैं। अब आपके ऑथर अगर बताएं कि फिगर ऑफ स्पीच के तहत यू कैन नॉट अब्यूज समबडी बिकॉज यू ऑल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सम फंडामेंटल ड्यूटीज एंड यू नीड टू अडीर टू इट प्रॉपरली, राइट? दैट इज कॉल्ड डिबंकिंग द मिसकंसेप्शंस एंड जस्टिफाइंग। ओके, आई होप आई एम क्लियर, अंकिता? Yes, I'll explain this again, Bilal. Don't worry. Rishika, I'll explain this. Pele, tell me, is the misconception clear, Ankita? Or still you still have any doubts pertaining to that? समझ में आया वो? Okay. अब यहां देखो, टोन ऑफ द पैसेज का मतलब क्या है कि आपके राइटर की क्या अप्रोच है सब्जेक्ट मैटर को लेकर, आपके ऑथर क्या फील करते हैं इस सब्जेक्ट को लेकर, आपके ऑथर का क्या स्टैंस है, आपके ऑथर का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या एटीट्यूड है। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा चॉइस ऑफ वर्ड्स से, समझे? दिस will know through the choice of words. I hope इतना क्लियर है। अब बहुत सारी टोन्स है। सबसे पहली टोन आती है पॉजिटिव टोन। आपके ऑथर जब अप्रूव कर रहे हैं किसी चीज को, होपफुल है, ऑप्टिमिज्म शो कर रहे हैं, सपोर्ट शो कर रहे हैं, जब वो एप्रिशिएट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। जैसे यहां पर लिखा है कि रिफॉर्म्स ने नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की है यंग एंटरप्रेन्योर के लिए, तो यहां पर आपके ऑथर उन रिफॉर्म्स को कहीं ना कहीं एप्रिशिएट कर रही हैं, एक होप दिखा रही है कि यहां पर हम नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आए हैं, समझे? और यू पीपल स्टिल हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू पीपल हैव टू आस्क? क्लियर है? Is it clear, everybody? Quickly tell me, is it clear? Say yes. Okay. When I ask, do you people have any doubts? Okay. And if you have any doubts, write it. Otherwise, just say no. Click on no. Okay. Or write clear ma'am. That would be good. If you cannot write clear, you can write CC. I will decode it as clear. Ram, it depends. What kind of request is it? अभी और पढ़ेंगे, देखो। नेक्स्ट आता है नेगेटिव टोन। नेगेटिव का मतलब आपके ऑथर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, शॉर्टकमिंग्स डिस्कस कर रही हैं, आपके ऑथर ने डिसअप्रूव किया है, आपके ऑथर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंसर्न दिखा रहे हैं, डिससेटिस्फाइड है किसी चीज को लेकर। यहां पर कीवर्ड्स हो जाएंगे क्रिटिकल होना, पेसिमिस्टिक होना, कंडेम करना किसी चीज को, डिसअप्रूव कर देना। एग्जाम्पल, द पॉलिसी हैज फेल्ड टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द पुअरेस्ट सिटीजन्स। यहां पर क्लियरली आपके ऑथर क्रिटिसाइज कर रहे हैं पॉलिसी को, जिसने पुअर सिटीजन्स की नीड्स को एड्रेस नहीं किया है। आई होप ये क्लियर है, समझ में आया? क्लियर है? ऋषिका, पॉजिटिव क्या होता है बेटे, ये बता पहले मेरे को। देख, इसको ना पार्ट्स में डिवाइड करके समझ। ऋषिका, पॉजिटिव क्या होता है, पहले वर्ड समझ। व्हाट इज पॉजिटिव? जब सब कुछ अच्छा हो, राइट? जब हम एप्रिशिएट कर रहे हैं सब चीज को, जब हम होपफुल है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो पॉजिटिव टोन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। पॉजिटिव टोन में आपके ऑथर एप्रिशिएट करते हैं, आपके ऑथर होपफुल है, आपके ऑथर यहां पर क्या बोल रहे हैं आपको कि कोई भी चीज जो हुई है उसमें ऑप्टिमिज्म है, आपके ऑथर उसको एनकरेज कर रहे हैं, आपके ऑथर उसमें सपोर्ट दिखा रहे हैं, तब होगी वो पॉजिटिव टोन। अब आया ऋषिका समझ? और यू स्टिल हैव डाउट्स?
इज इट क्लियर नाउ? पेसिमिस्टिक का मतलब नेगेटिव, कंडेमिंग का मतलब कमियां निकालना। ठीक है, क्लियर? जीनिया क्लियर है? अब देखो, नेगेटिव टोन मतलब जब आपके ऑथर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके ऑथर ने डिसअप्रूव कर दिया है, आपके ऑथर डिससेटिस्फाइड है, कंसर्न दिखा रहे हैं। पेसिमिस्टिक है आपके ऑथर, कमियां निकाल रहे हैं, डिसअप्रूव कर रहे हैं, जैसे यहां पर पॉलिसी में कमियां निकाल दी गई हैं, समझे? इसको कहते हैं नेगेटिव टोन। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट आती है लॉडेटरी। लॉडेशन का मतलब क्या होता है? तारीफ करना। जब किसी चीज की तारीफ की जाए, एडमायर किया जाए, उसको ग्लोरीफाई किया जाए, सेलिब्रेट किया जाए, एडमायर किया जाए, रिस्पेक्ट दिखाई जाए। द साइंटिस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क हैज ट्रांसफॉर्म्ड मॉडर्न मेडिसिन। तो यहां पर तारीफ की गई है, समझिए। और अगर आपके पास इफ द ऑथर प्रेसेस एक्सप्लिसिटली, आपको लॉडेटरी चूज करना है पॉजिटिव की जगह, समझे? क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्टिव टोन, जहां पर आपके ऑथर डिस्क्राइब कर रही हैं, एक विविड डिपिक्शन लेकर आए हैं सीन्स का, जो आपकी नजरों के सामने बन रहे हैं। लॉडेटरी और पॉजिटिव में डिफरेंस है। लॉडेटरी में तारीफ की गई है उस चीज की, पॉजिटिव के अंदर होपफुल है। जब तारीफ बहुत ज्यादा हो जाए तब हम उसको लॉडेटरी चूज करेंगे, समझिए अंकिता? क्लियर हुआ बेटे? और यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस? Ankita, is it clear to you? डिस्क्रिप्टिव देखो, जब विविडली डिस्क्राइब किया जाए उस सीन को, ताकि आप उसको इमेजिन कर सको, इमेजरी का यूज है, सेंसरी डिटेल्स का यूज है, राइट? द नैरो लेन्स echoed with the clang of temple bells and vendors calls। क्लियरली एक इमेज बन गई है कि एक नैरो लेन है, यहां पर मंदिर है, घंटियां बज रही हैं, राइट? यहां पर वेंडर्स हैं, ये बोल रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं। क्लियर कट एक इमेज बन रही है। सो दिस इज डिस्क्रिप्टिव, where they are giving you a vivid depiction of the scenes, people and situations. I hope this is clear as well. If you have any questions, please ask. Otherwise, I'll consider it clear. Is this clear to everybody? Clear? Are the four tones clear? Positive, hopeful, where your author is approving. Negative, pessimistic, disapproving, condemning. Laudatory, तारीफ करना, appreciate करना. Descriptive, vivid depiction लेकर आना, scenes का, people का, situation का. Next. Now we have with us expository tone, जहां पर आपके ऑथर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं बिना किसी इमोशन के। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। यहां पर यू विल सी ओनली फैक्ट्स, you will not come across any emotions, and this is important to remember. Most common in academic and legal passages. I hope ये clear है सबको। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। I hope this is clear. ऋषिका, एको का मतलब होता है जैसे जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो आप नीचे अपना नाम चिल्लाते तो आवाज गूंजती है ना, तो उस गूंजने को बोलते हैं ऋषिका एकोइंग।
रिवर्बरेशन ऑफ साउंड, शायद आपने क्लास 9-10th में सीखा भी हो, समझे? क्लियर है? क्लैंग का मतलब होता है जब घंटी बजती है तो जो आवाज आती है उसको बोलते हैं भाई क्लैंग। क्लियर? एक्सपोजिटरी का मतलब होता है जब आपके ऑथर आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इन्फॉर्म करना चाहते हैं बिना इमोशंस के, बिना जजमेंट्स के, जहां पर सिर्फ फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, इमोशंस ओपिनियंस नहीं है, जहां पर पर्सनल व्यू पर्सपेक्टिव्स नहीं है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करता है पावर को लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव में। यहाँ पर आपके ऑथर सिर्फ फैक्ट्स दे रहे हैं, इमोशंस नहीं लेकर आए हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सपोजिटरी टोन, जहां पर एक्सप्लेन किया गया है, इन्फॉर्म किया गया है और सिर्फ फैक्ट्स दिए गए हैं बिना किसी इमोशन के। आई होप क्लियर है। क्लैंग का मतलब होता है घंटे की आवाज। क्लियर बेटा? नागा, विशाखा, इज इट क्लियर और यू पीपल स्टिल हैव एनी डाउट्स? क्लियर है? ओके अब नेक्स्ट आता है, हमने देख लिया पैसेज में क्या रीड करना है, अब बारी आती है क्वेश्चंस को टैकल करने की। क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए ना कुछ ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन है जो सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहां पर आता है एलिमिनेट फैक्चुअली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर आपका पैसेज है वो बोलता है कि एबीसी पॉलिसी हेल्प करती है और आपके ऑप्शन में बोला जाता है एबीसी पॉलिसी हेल्प नहीं करती है, तो वो एक्चुअली इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो पैसेज में बोला गया है, हम उसको हटा देंगे। अगर पॉलिसी कहती है 50 रुपए दे रहे हैं लोगों को और ऑप्शन में बोला है 100 रुपए दे रहे हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि फैक्ट्स आगे पीछे कर दिए हैं, हम इसको हटा देंगे। मतलब हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, जहां पर आंसर को कॉन्ट्राडिक्ट करके बोला गया है। I hope the first elimination tool is clear to everybody, where we are going to eliminate an option which is contradicting the information that is mentioned in the passage and where factually incorrect answers options are given to you. I hope ये clear है, समझ में आया ये सबको? नेक्स्ट आता है एक्सट्रीम एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। अगर आपके पास वर्ड्स आए ऑलवेज, नेवर, ऑल, मस्ट, तो बच्चा पार्टी आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि क्या पैसेज में ऐसा बोला गया है। अगर आपके पैसेज में ऐसा बोला गया है वेरी गुड, अदरवाइज यू नीड टू एलिमिनेट दैट ऑप्शन एज वेल। पैसेज में बोला गया है कि एबीसी पॉलिसी हेल्प करेगी उन औरतों को जो 12वीं पास है, ऑप्शन में बोल दिया है एबीसी पॉलिसी हेल्प करेगी सभी औरतों को, तो यहां पर तो ये गलत है क्योंकि यहां पर कंडीशन रखी गई है 12th पास, यहां बोल दिया है ऑल विमेन, तो ऑल विमेन एक्सट्रीम एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो जाएगा जिसको आप लोग एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि वो पैसेज में सपोर्ट नहीं किया गया है। आई होप ये क्लियर है सबको। द फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड where you will eliminate incorrect options or contradictory information mentioned in the option is important to understand. Next is whenever you have extreme or absolute statements given to you where you have words like all, none, every, must, you need to be a little aware whether such a thing is said in the passage or not. Am I clear? Any doubts? Very good. If you have irrelevant or off the topic information, something that is not discussed in the passage, you will eliminate. आपके पैसेज में बोला गया है एबीसी पॉलिसी औरतों की मदद करती है, ऑप्शन ने बोल दिया एबीसी पॉलिसी आदमियों की मदद करती है। पैसेज में तो नहीं बोला गया है आदमियों की मदद करती है, तो आपने कैसे पैसेज
ऑप्शन में ये डाल दिया, तो यहां पर ये हो गया आपके पास इररेलेवेंट और ऑफ द टॉपिक ऑप्शन। आई होप ये क्लियर है। यहां पर अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप बताइए। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर आपके पास टोन इनकंसिस्टेंसी है, मतलब आपका पूरा पैसेज तो बोल रहा है कि बच्चे एब्सोल्यूट स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अगर आपके पास तनीषा वर्ड्स आ जाते हैं ऑल, नन, नथिंग, मस्ट, आपके दिमाग में ना ऐसे अलार्म बजना चाहिए कि क्या पैसेज में ये बोला गया है। अगर बोला गया है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। समझ में आया तनीषा? क्लियर है? तनीषा, इज इट क्लियर? देखो बेटे, एग्जाम्पल, एबीसी पॉलिसी हेल्प करेगा मैरिड वुमेन को। ऑप्शन बोल रहा है एबीसी पॉलिसी विल एम्पावर ऑल वुमेन। यहां क्या बोला है? मैरिड वुमेन, यहां बोल दिया ऑल वुमेन, तो एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम और एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। समझे? नेक्स्ट देखो, अगर टोन इनकंसिस्टेंसी है, मतलब आपके ऑथर है वो तो बोल रहे हैं कि जो ये एबीसी पॉलिसी है ये हेल्पफुल है, और आपका ऑप्शन है वो डिसमिस कर रहा है पॉलिसी को, डिसमिसिव बिहेवियर दिखा रहा है। एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि जब वो पैसेज की टोन से मैच नहीं कर रहा है तो एलिमिनेट। नेक्स्ट, इलॉजिकल एंड इनकंसिस्टेंट चॉइस, मतलब जो आपके आर्ग्यूमेंट में फिट ही ना हो, एलिमिनेट। ओवरली जनरलाइज स्टेटमेंट, जो बहुत ब्रॉड हो, जैसे मैंने अभी एक आपको एग्जाम्पल दिया था, एक और एग्जाम्पल देती हूं। स्कूल रेवोल्यूशनाइज होना शुरू हो जाएंगे एनईपी से। कैसे? स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं और अब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। ऑप्शन कहता है और यहां पर मानकर चलो कि ये पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं क्लास 11th और 12th वाले स्टूडेंट्स की। यहां पर बोल दिया एनईपी revolutionizes school for all students। भाई ऑल स्टूडेंट्स थोड़ी ना है, 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, तो ये तो गलत है। यहां पर तो 11 12 आना चाहिए, तो इसको बोलते हैं ओवरली जनरलाइज स्टेटमेंट। ठीक है, अब एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि आपके जितने भी आंसर्स हैं दे शुड बी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल रेफरेंसेस ऑन द पैसेज। ठीक है, योर आंसर शुडंट बी बेस्ड ऑन अजम्पशंस। मेमोरी, अच्छा मैंने इसे पढ़ा था, नहीं मैं तो नहीं मानती हूं ये ऑथर ने ऐसे कैसे बोल दिया, प्रेजुडिसेस ले आए, वो सब नहीं जरूरी है। आपके पर्सनल बिलीव्स नहीं आने चाहिए। रिमेंबर दिस एवरीबॉडी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड
Your answer should be based on the passage, what the author is saying. Do not bring your perspectives while solving reading comprehension. ठीक है? And in MSQs in UCEED you can have multiple answers. So ध्यान रखना उस चीज का भी. ठीक है? समझे? PYQ solve करें अब कुछ? Everybody, let's solve some PYQs now if this is clear to all. Practice करना शुरू करें. ये clear है सबको? Shall we move ahead towards the practice? Any doubts, anybody? Do you people have to ask anything? Is it clear? Okay. So as we have just read कि जब भी आप लोग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करें, क्वेश्चन फर्स्ट टेक्निक का यूज करें. जब पैसेज को रीड करें, डूज एंड डोंट्स का फॉलो करें. नेक्स्ट, बेसिक और एडवांस डायमेंशंस ध्यान रखें. जहां पर आप अपने आप से पूछें, व्हाई इज द ऑथर राइटिंग दिस, व्हाट इज द ऑथर सेइंग, हाउ इज ही सेइंग दिस. ठीक है? जब आप क्वेश्चंस का आंसर करें, तो आप ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन का यूज करें. जहां पर अगर आपके पास कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन, irrelevant information of the topic, extreme absolute words, overly general statements, या फिर टोन इनकंसिस्टेंसी. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. आई होप ये क्लियर है. यूसीड में MSQ आएंगे, एक से ज्यादा आंसर ठीक हो सकते हैं. निफ्ट में 2 पैसेजेस होंगे 7 to 8 क्वेश्चंस के साथ. ठीक है? अब पहला पैसेज देखो. पहला क्वेश्चन, इट इज पॉइंटेड आउट इन द पैसेज दैट ओपरा. क्या है? We can understand from the passage that it is stated in the passage that a good opera performance requires dash. Read करो ये. Read this. रेड देखो. ओपरा रेफर्स टू, ओपरा है क्या? एक ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म है जो कहां से ओरिजिनेट हुआ? यूरोप से. इन विच इमोशनल कंटेंट, अब यहां पर लिख लेते हैं ओपरा है. ठीक है? कहां से आया? यूरोप से. नेक्स्ट चीज, जहां पर इमोशनल कंटेंट कहां से दिया जाता है?
म्यूजिक से, कौन सा वोकल इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, इसके अलावा लिरिक्स के थ्रू, ठीक है। बाय कॉन्ट्रास्ट म्यूजिकल थिएटर, अब बोला गया है म्यूजिकल थिएटर इन एक्टर्स ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इज प्राइमरी एंड म्यूजिक प्लेज अ लेसर रोल। यहां पर ड्रामा इज मोर इंपॉर्टेंट देन म्यूजिक, ठीक है। अब यहां पर द ड्रामा इन ओपरा इज प्रेजेंटेड, यहां पर जो ड्रामा है उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, सीनरी कॉस्ट्यूम्स एक्टिंग, सीनरी कॉस्ट्यूम्स acting. However, the words of the opera or libretto are sung rather than spoken. और यहां पर the words are sung. Next, the singers are accompanied by a musical ensemble, जो एक छोटा ensemble भी हो सकता है और एक orchestra भी हो सकता है. I hope clear है दोनों की दोनों art forms. The differences are clear, the nuances are clear to all. If you people still have any questions, please ask. Anything, Bacha Party? Any questions? Any questions? देखो, it is pointed out in the passage that opera. 30 seconds. Answer. डन। देखो, हैज डेवलप्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूजिकल थिएटर, ये पैसेज में नहीं बोला गया है, इररेलेवेंट। इज अ ड्रामा संग विद द अकम्पनीमेंट ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, बोल सकते हैं। इज ऑफन परफॉर्म्ड, नॉट परफॉर्म्ड बट ओरिजिनेटेड। नेक्स्ट, इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, out of the context, not said anywhere, so we'll choose option number B as our answer. Next, we can understand from the passage that, क्या समझ सकते हो आप पैसेज से? यहां देखो, ड्रामा इज इन ओपरा इज मोर इंपॉर्टेंट देन म्यूजिक, ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया है। पीपल आर कैप्टिवेटेड मोर बाय ओपरा देन म्यूजिकल थिएटर, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ऑर्केस्ट्राज इन ओपरा कैन वेरी कंसिडरेबली इन साइज, बिल्कुल सही, छोटे एंसेम्बलेज भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। म्यूजिकल थिएटर रिलाइज अबव ऑल ऑन म्यूजिक, अबव ऑल, बहुत फार फेच्ड हो जाएगी ये स्टेटमेंट, तो हम ऑप्शन सी चूज करेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन डी है उसमें जो ये टर्म अबव ऑल है ये सही नहीं जा रहा है, एब्सोल्यूट टर्म है, ठीक है। यहां पर ये बोला गया है कि म्यूजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन ड्रामा, बट ये बोलना रिलाई ही उस पर करता है, वो गलत है। नेक्स्ट, इट इज स्टेटेड इन द पैसेज दैट, क्या स्टेट किया गया है पैसेज में, बताइए।
अब यहां देखो, एन ओपेरा रिक्वायर्स एन ऑर्केस्ट्रा, ये बोलना बहुत गलत है क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बड़े वाले को बोलते हैं, छोटा म्यूजिक भी चल जाएगा, गलत। मेनी पीपल फाइंड म्यूजिकल थिएटर मोर कैप्टिवेटिंग देन ओपेरा, बिल्कुल गलत। ओपेरा डजंट हैव एनी प्रॉपर्टीज इन कॉमन, क्यों, म्यूजिक दोनों में है। म्यूजिक इन म्यूजिकल थिएटर इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज इट इज इन ओपेरा, ये हम बोल सकते हैं क्योंकि ये बोला भी गया है, लेसर रोल है, ठीक है, तो हम ऑप्शन सी चूज कर लेंगे यहां पर। नेक्स्ट, अ गुड, बच्चे आपने यहां लिख दिया है ऑर्केस्ट्रा, बहुत बच्चों ने ये चूज किया है। आई वुड वॉन्ट टू गो बैक टू द पैसेज, क्या बोला गया है, द सिंगर्स आर अकम्पनीड बाय अ म्यूजिकल एंसेम्बले, म्यूजिकल एंसेम्बले दैट कैन रेंज फ्रॉम एक छोटा इंस्ट्रूमेंटल से एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा, तो जरूरी थोड़ी ना एक ऑर्केस्ट्रा ही चाहिए, राइट, स्मॉल इंस्ट्रूमेंटल से भी तो काम चल सकता है, तो यहां पर ये गलत है। ओके, वी आर गोइंग टू चूज ऑप्शन नंबर सी एज आर आंसर देयर। इसका आंसर करो अब। एक गुड ओपेरा परफॉर्मेंस में क्या चाहिए, ड्रामेटिक स्किल्स, सिंगिंग, म्यूजिकल, तो ऑल ऑफ दीज। चलो, अब जो ये नेक्स्ट वाला पैसेज है ये होगा आपका होमवर्क, ठीक है, इसमें आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, चलो अब हम 2 मिनट समरी डिस्कस करते हैं। आज हमने डिस्कस किया है कि जो आपका इंग्लिश सेक्शन है, पहले तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट, आपको कैसे उसे प्रिपेयर करना है, फिर हमने यहां पर डिस्कस किया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, इसमें स्ट्रैटेजी, डूज डोंट्स, डायमेंशंस, ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन। आई होप ये क्लियर है। अब एक बार मैं डाउट्स देख लूं। Any doubts, any questions, anybody? Do you people have any questions? किसी को कुछ पूछना है? बच्चा बाटी, any questions? Do you have any questions, dear students? If yes, please convey. मैम होमवर्क का आंसर कहां मिलेगा? मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी होमवर्क के आंसर्स, ठीक है ना? यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे आते ही, ठीक है? चलिए, नाउ ऑन दिस नोट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रैपिंग इट अप। मिलते हैं जल्द ही इन आवर नेक्स्ट क्लास। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द फर्स्ट सेशन where today we have talked about a lot of things. I know it is going to help you very much. Make sure you people revise everything covered and do your homework on time. Start reading newspaper, get a pocket diary, start writing words in it, solve word power meet easy and get a good grasp over the